बुधवार को तबाही मचाने के बाद क्रिप्टो करेंसीज में निचले स्तरों से रिकवरी लौटी है। एक ही दिन में करीब 30% टूटने से दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसीज को लेकर पैनिक फैल गया था। हालांकि दूसरे ही दिन इसमें शानदार रिकवरी भी दिखी, लेकिन 1.5 महीने में ही अपने रिकॉर्ड हाई से बिटकॉइन की कीमत करीब आधी रह गई है। क्या ये गिरावट निवेश का सुनहरा मौका है? अगर आप भी बिटकॉइन में निवेश का मन बना रहे हैं तो आपको क्या रणनीति रखनी चाहिए? इसी पर हम आपके लिए लेकर आए हैं खास शो क्रिप्टो करेंसी अब क्या ऑप्शन। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं BitBNS के सीईओ गौरव दहाके, क्रिप्टो करेंसी कमेटी के एडवाइजर अजीत खुराना, रिद्धि सिद्धि के एमडी पृथ्वीराज कोठारी और कुंवर जी ग्रुप के रवि दियोरा। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। अजीत, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ये हफ्ता काफी वॉलेटिलिटी वाला रहा है, क्रिप्टो करेंसीज के स्टैंडर्ड से भी ये हमने वॉलेटिलिटी इसमें यहाँ पर ज्यादा आते हुए देखी है। कैसे आप देखते हैं इस हफ्ते को? अजीत, आप म्यूट पर हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस में अक्सर ऐसा हो जाता है, माफ कीजिए। मैं कह रहा था कि जो पिछले 10 सालों में जो टॉप के 10 दिन होंगे क्रिप्टो करेंसी के वॉलेटिलिटी के या गिराव के, खास करके उनमें से हमने लास्ट 2-3 दिन में देखा है कि गिरावट उतनी हुई है। बिल्कुल ठीक आपने कहा। अब देखना ये होगा निवेशकों को कि क्या अब बेयर मार्केट यानी मंदी का समय शुरू हो गया है या बस ये मात्र एक करेक्शन थी। मेरा समझना ये है कि ये मात्र एक करेक्शन थी, खास करके जो चाइना में हुआ, चाइना इस गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया उसकी वजह से। अजीत, क्लियरली जो ये करेक्शन आई है इस हफ्ते में, ये एक साल में सबसे बड़ी करेक्शन है और ये पहली बार नहीं है कि इस तरह की करेक्शन हमने आते हुए देखी है। जो चीज बदल गई है वो ये कि जब पिछली बार ये करेक्शन आई थी तो शायद इतने सारे लोग क्रिप्टो करेंसीज में एज अ पार्टिसिपेंट जुड़े हुए नहीं थे, और अब जब ये करेक्शन आई है तो क्या लोगों को यहाँ पर लॉसेज उठाने पड़े हैं? क्या लोगों ने इसे खरीदारी के मौके की तरह देखा है? आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही कि इतने लोग नहीं थे। जब भी बड़ी गिरावट आई है उस समय बहुत नए लोग मार्केट में आए थे। तो इस समय ऐसे ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछली बड़ी गिरावट देखी नहीं है, तो उन्हें मार्केट में बहुत ज्यादा डर लग रहा है और उस डर के वातावरण में वो क्रिप्टो करेंसी बेच रहे हैं और अक्सर ये देखा गया है कि वो लॉस उठा रहे हैं। मेरा उनसे कहना ये रहेगा कि देखिए, निश्चय तो आप ही करेंगे कि बेचना चाहते हैं कि नहीं, मगर क्रिप्टो करेंसी में 50, 60, 70% की गिरावट अक्सर देखी गई है, कम से कम 10-12 बार। ऑलराइट, पिछले कई सालों में यानी कि 10 से 12 बार हमने 20, 40, 50% तक की भी यहाँ पर करेक्शन इतने छोटे समय में आते हुए देखी है। गौरव, आप कैसे देखते हैं इसे? क्योंकि काफी सारे माइनसेस हैं, और लेकिन प्लस की अगर हम बात करें तो एक चीज जो कम्युनिटी बार बार यहाँ पर कह रही है, एटलीस्ट द इंटरनेशनल कम्युनिटी, वो ये कि इतनी बड़ी लिक्विडेशन हमने देखी, इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी हमने यहाँ पर आते हुए देखी, और जी हाँ, छोटे मोटे यहाँ पर जरूर एक्सचेंजेस में प्रॉब्लम्स थे, लेकिन उसके बावजूद भी ज्यादातर काम यहाँ पर आराम से निकल गया। इवन एज दिस इज अ डिसेंट्रलाइज्ड प्लेस, कोई बहुत बड़े इंसिडेंट की बात यहाँ पर लोगों को अपना पैसा निकालने में नहीं लगी। तो ये ऑफ कोर्स वोलेटिलिटी इज वन पार्ट ऑफ इट, लेकिन ये प्लस पॉइंट जो यहाँ पर कम्युनिटी पुट आउट कर रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? ये ओवरऑल काफी पॉजिटिव है। हमने ये नोटिस किया एज एन एक्सचेंज के उस दिन हमारे सबसे ज्यादा डिपॉजिट्स हुए जिस टाइम पे डिप हो रहा था। तो द इन्वेस्टर सेंटिमेंट हैड शिफ्टेड। अ लॉट ऑफ पीपल काइंड ऑफ सॉ दैट एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी and a lot of them are in plus कि यार उस टाइम पे they saw that it as a buying opportunity. Market recovered by 30-35% from that dip in a span of few hours. So a lot of them kind of saw the dip, and almost every single exchange recorded their highest amount of deposits on that particular day, especially in India. तो ये चीज काफी पॉजिटिव है कि a lot of the people are kind of looking at on a long term spectrum कि ये कैसे आगे चल के बढ़ेगा क्रिप्टो मार्केट, और उसमें अगर कोई गिरावट आती है, भारी भरकम गिरावट आती है, तो वहां पे एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी उनके लिए बन रही है। पहले ये हम ये नोटिस करते थे कि जब भी कोई न्यूज आती थी, नेगेटिव न्यूज, तो लोग लॉस लेकर कैश आउट कर लेते थे अपने बैंक में। वो अभी रिड्यूस हो रहा है। पीपल आर काइंड ऑफ सीइंग दैट एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, एंड काफी लोगों का वी आल्सो रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ साइन अप्स फॉर आवर एसआईपी प्रोडक्ट। तो काफी लोगों ने ये डिसाइड किया कि SIP is the right way to kind of go about for Bitcoin or Ethereum or some of these assets. क्योंकि उस टाइम पे जब डिप होता है तो SIP में एवरेज बैंक प्राइस आपकी काफी कम हो जाती है। So that's an overall maturity of the market that is kind of happening, and we think that would kind of keep happening as kind of time progresses.
पॉइंट टेकन। यानी कि एक तो प्रॉफिट टेकिंग थी क्योंकि इलॉन मस्क के ट्वीट्स आ रहे थे और भाव यहाँ पर ऑल टाइम हाईज पे थे बिटकॉइन और इथेरियम के, और आप लोगों से जब बात हुई तो आपने भी कहा था कि करेक्शन यहाँ पर इनएविटेबल है। पैनिक सेलिंग फिर आते हुए हमने बाजार में देखी क्योंकि चाइना की तरफ से यहाँ पर स्टेटमेंट्स आए, लेकिन जो पॉजिटिविटी यहाँ पर आई वो ये कि जो निवेशक अभी तक खरीद नहीं पाए थे और क्योंकि भाव बहुत ऊपर चढ़ गए थे तो वो रिटेल बाइंग और इन्वेस्टमेंट बाइंग भी हमने यहाँ पर लौटते हुए देखी। तो क्लियरली एक बात साफ है कि करेक्शन के बाद भी यहाँ पर बाजार टिका हुआ है, लोग यहाँ पर निवेश के मौके ढूंढ रहे हैं। कोठारी जी, आपको इस कॉन्वर्सेशन में लेके आना चाहेंगे। सोना और बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी की अगर बात करें तो काफी समय से ये डिबेट चल रहा है कि क्या ये अब एक कॉम्पिटिटिव टेरिटरी में है कि लोग यहाँ से पैसा निकाल के वहां डाल रहे हैं। हमने काफी हद तक सोने में इन्फ्लेशन हेज इस साल में आता हुआ नहीं देखा क्योंकि एक तो डॉलर बढ़ रहा था, ट्रेजरी यील्ड बैड डे है ट्रेडिंग स्टॉक्स थे, और तीसरा क्रिप्टो करेंसी में भी यहाँ पर निवेश काफी बढ़ रहा था। बाजार में पैसा उतना ही है और क्रिप्टो करेंसी क्या यहाँ पर सोने का मार्केट शेयर लेता हुआ नजर आया है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि क्रिप्टो करेंसी से इतना इफेक्ट आया, बट नो डाउट जब भी वॉलेटिलिटी काफी बढ़ जाती है तो मार्जिन कॉल होता है, तो वहां पे अगर आप काफी देखोगे तो बहुत सी आइटम है बेस मेटल दूसरी एक साथ में टूट जाती है। बट अल्टीमेटली जब भी क्रिप्टो करेंसी अगर डाउनफॉल होता है तो गोल्ड पे थोड़ा सपोर्ट आ जाता है। बट हम लोग उसको उतना फॉलो नहीं करते क्रिप्टो करेंसी को, बिकॉज इट्स अभी जैसे 5,000 से 65,000 भी हुआ था तो लोग बाग उसमें कोई इतना इंटरेस्ट यहाँ बेसिकली यहाँ डोमेस्टिक में तो कोई इतना इंटरेस्ट लेता नहीं। ठीक है, प्राइस को फॉलो करते हैं कि उससे गोल्ड पे इफेक्ट आएगा या उस पे आएगा, बट मुझे नहीं लगता है कि जब भी कोई भी ऐसी न्यूज फ्लैश करते हैं तो मार्केट एकदम पैनिक हो जाता है और 30-40% ड्रॉप डाउन हो जाता है और फिर दूसरे दिन फिर वापस 20% 15% उसको रिकवर कर देता है। तो इतना वॉलेटिल मार्केट में मुझे नहीं लगता है कोई इंडियन प्लेयर उसमें कोई खड़ा भी रह सकता है। बट ठीक है, द क्रिप्टो करेंसी का इतनी करेंसीज आ गई है तो नया वेव है तो लोग उसमें धीरे धीरे इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं। बट ओवरऑल आप देखोगे तो इट्स ई वॉलेट और ये रिस्की है, और मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ इंडियन में तो ऐसा भी बैन है और कोई ट्रेड भी नहीं कर सकता है। बट नो डाउट जो हिसाब से प्राइस बढ़ा है उसमें लोगों का थोड़ा बहुत झुकाव, थोड़ा बहुत लोग देख रहे हैं उसको और उस पर फॉलो भी कर रहे हैं। कुरारी जी, मैं एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से आपसे बात करना चाहूंगी क्योंकि सोना ओवर ओन्ड है भारतीय बाजारों में ज्वेलरी के हिसाब से, लेकिन जब हम इसे फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिहाज से देखते हैं या कि इंस्ट्रूमेंट्स के लिहाज से देखते हैं वो नंबर भारतीय बाजारों में अभी भी काफी कम है। और इवन है सोना इतने सालों से यहाँ पर रहा है। जहां तक क्रिप्टो करेंसीज की बात है, ऑलरेडी यहाँ पर एक कॉन्वर्सेशन शुरू हो चुका है कि आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए क्या, कितना होना चाहिए। तो उस लिहाज से भी जब हम एक पोर्टफोलियो बनाने के लिहाज से भी बात करते हैं, आप कहेंगे सोने के लिए अभी भी हम यहाँ पर वो पुश कर रहे हैं? सोने के लिए अलग चीज है। अभी इस क्रिप्टो करेंसी में काफी लोगों ने पैसे बनाए भी है, ऐसी बात नहीं है, बट मैं उसको फॉलो नहीं करता हूँ क्रिप्टो करेंसी को, और मैं लोगों को भी ये सलाह देता हूँ कि इसे दूर ही रहिएगा। जहां तक सोने की बात है कोठारी जी, जहां तक फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात है, आपको क्या लगता है भारतीय बाजारों में हम कितना वो चीज अचीव कर पाए हैं? नहीं, अभी देखिए आफ्टर द पेंडेमिक अगर आपने देखा होगा तो काफी चेंजेस आया है। लोग जो गोल्ड से दूर भागते थे वो पोर्टफोलियो में उसको ऐड ऑन करने लग गए हैं। आपने देखा होगा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड कितनी क्वांटिटी में लास्ट ईयर बाय हुआ था। गोल्ड ETF बाय होता है तो मार्केट सेंटीमेंट के साथ में चलता है। जैसे सेंटीमेंट चेंज होता है, इन्फ्लेशन फेयर होता है या 10 ईयर यील्ड पे इफेक्ट आता है तो गोल्ड पे इफेक्ट आ जाता है। फिर गोल्ड में अगर गोल्ड परचेजिंग देखिए, अगर आपने SPDR गोल्ड ETF देखा होगा तो उसमें भी लास्ट वीक से थोड़ा उसमें मूवमेंट आना चालू हुआ है। चंदा है तू मेरा सूरज थोड़ी स्टार्ट हो गई है, तो वो सेम उसके रिप्लिका इंडिया में भी होती है। इंडिया में भी गोल्ड ETF में भी धीरे धीरे बाइंग चालू हो गई है, तो लोग धीरे धीरे उसको पोर्टफोलियो में ऐड ऑन करते जा रहे हैं। जो बहुत सालों में काम नहीं हो पाया, क्लियरली हमने वो एक साल में यहाँ पर होते हुए देखा है। रिकॉर्ड खरीदारी यहाँ पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में और ETF में पिछले साल देखने को मिली और काफी हद तक वो ट्रेंड ऐसा लगता है कि इस साल भी जारी रह सकता है। रवि, आपको भी यहाँ पर चर्चा में जोड़ना चाहेंगे, कैसे आप देखते हैं इस बाजार को और जिस तरह से सोने में खरीदारी है या इंटरनेशनल क्यूज है या लोगों को हायर रिटर्न्स चाहिए उनको जहां पर भी मिले, और वही तो देखा है हमने कि पैसा यहाँ पर एक एसेट क्लास से दूसरे एसेट क्लास में यहाँ पर रोटेट होता हुआ नजर आता है। अगर अब एक यहाँ पर एक परफेक्ट पोर्टफोलियो बनाना हो तो उसमें आप क्या क्या जोड़ेंगे? कितना सोना डालेंगे, कितना इक्विटीज यहाँ पर होना चाहिए और क्या आप यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज को कोई इंपॉर्टेंस देंगे?
डेफिनेटली एक असेट क्लास है, उसको एक असेट क्लास की तरह ही देखना चाहिए। आज जैसे गोल्ड ट्रेडिंग इंडिया में चालू हुआ था, गोल्ड में जैसे ही गवर्नमेंट ने अप्रूव किया और वायदा बाजार में आज जब कमोडिटीज चालू हुई तभी उसको थोड़े स्पेकुलेटिव नेचर से लोग देख रहे थे। सिमिलर वे में जब एग्री कमोडिटीज भी चालू हुई, सेम कंसर्न्स फिर से खड़े हुए थे। बट एवरी टाइम जब कोई नया असेट क्लास आता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड में यंगेस्ट असेट क्लास है, तो अभी उसके रेगुलेटरी स्ट्रक्चर, उसका फ्रेमवर्क अभी भी डिसीजन उसके ऊपर नहीं लिया गया। डेफिनेटली इंडिया में होता तो कुछ परसेंटेज मेरे पोर्टफोलियो का मैं उसमें क्लाइंट को एडवाइस देता, बट इंडिया में अभी ये रेगुलेटेड है नहीं और अभी अलाउ नहीं है। तो आई थिंक कि हम उसको पोर्टफोलियो में नहीं ले सकते, बट उसको ट्रैक जरूर करना पड़ता है बेसिकली, क्योंकि देयर इज टोटली इनवर्स कोरिलेशन विद गोल्ड। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड का नेचर सेफ हेवन असेट क्लास का है, वही क्रिप्टो करेंसी वोलेटाइल है और उसमें रिटर्न एंड रिस्क दोनों ज्यादा है, तो वहां पे थोड़ा नेचर दोनों का कॉन्ट्रा है। सेकंड कि एक यंगेस्ट असेट क्लास है, ओल्डेस्ट असेट क्लास है, गोल्ड है वो ओल्डेस्ट असेट क्लास है, तो इस हिसाब से इतना बड़े रेगुलेशन जो कॉमेक्स से चालू हुआ और अभी इंडिया में भी एमसीएक्स कोड है, तो इतने रेगुलेशन एंड इतना फ्रेमवर्क बन चुका है, तो वहां पे लोग का ट्रस्ट पहले जाता है। तो आई थिंक एक असेट क्लास की ओर देखना चाहिए, जिसको भी अपना रिस्क एपेटाइट हायर हो, जो भी अलग हो इंडिया से या इंडियन बाहर से जो भी अभी क्रिप्टो में कर रहे हैं, तो आई थिंक वो उसको करना चाहिए। परसेंटेज 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि थोड़ी वोलेटिलिटी वहां पे ज्यादा है। बट यस, गोल्ड अभी मुझे लग रहा है कि अभी जो फैक्टर डेवलप हो रहा है गोल्ड में, यहाँ से मुझे लग रहा है कि एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। ये कोरिलेशन धीरे धीरे आगे जाके मुझे लग रहा है कि इतना ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों असेट क्लास अलग है दोनों अभी, क्योंकि वोलेटिलिटी ज्यादा है। जब 2008-9 में जब इकोनॉमिक क्राइसिस हुए, तब 3 साल में जो लिक्विडिटी इन्फ्यूज की, वो सेंट्रल बैंकर हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, उन्होंने $7 ट्रिलियन की लिक्विडिटी इन्फ्यूज की और इससे हम इकोनॉमी हमारी टोटली ग्लोबल इकोनॉमी रिकवर हुई। लास्ट देखे तो पेंडेमिक में 20 ट्रिलियन से ज्यादा लिक्विडिटी इन्फ्यूज की गई। तो जब भी लिक्विडिटी आए होते तो कोई ना कोई असेट क्लास ढूंढते। क्रिप्टो इज ऑल्सो वन ऑफ असेट क्लास, इस हिसाब से वहां पे ट्रैक्शन बढ़ा। साथ में टेस्ला की ओर से जो कमेंट आया, वहां पे इंटरेस्ट थोड़ा लोग का गया, लोग का अट्रैक्शन गया। तो देखना पड़ेगा ये अगर अच्छे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में आता है तो इंडिया में भी उसका एक्सेप्टेंस मिलेगा, बट अभी भी इंडिया में अलाउ नहीं है, अभी भी बैन है। आई थिंक मैं अभी एज ए सेफ हेवन मेरे पोर्टफोलियो में इक्विटीज एंड गोल्ड का कॉम्बिनेशन रखूंगा। गोल्ड मुझे लग रहा है कि सिमिलर वे में चलेगा एंड आगे आपको 55,000 तक के टारगेट एक साल में दिला सकता है। ऑलराइट, सोना आगे कहाँ जाएगा हम ऑफकोर्स कोठारी जी से भी यहाँ पर पूछेंगे, लेकिन 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कोठारी जी ने यहाँ पर पुट फोर्थ किए और रवि ने भी डाले। एंड अजीत, ये सवाल मैं आपसे यहाँ पर पुट ऑन करना चाहूंगी। एक तो यहाँ पर रेगुलेटरी कंसर्न्स को लेकर जो चिंताएं हैं उन्हें आप कैसे देखते हैं, एंड इवन एज यहाँ पर रेगुलेटरी क्लैरिटी अभी नहीं है, उसके बावजूद भी ऐसा माना जाता है कि विश्व का 10% जो क्रिप्टो करेंसी होल्डिंग है वो भारतीय बाजारों में है। इन नंबर्स को आप कैसे इन पर्सपेक्टिव डालेंगे? नहीं लगता 10% है, मेरे हिसाब से 1-1.5% है, पर ये इसका क्या है, क्योंकि कोई सेंट्रल रिकॉर्डिंग नहीं है इसलिए ये सबके गैस है। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि ठीक उसी तरह जिस तरह कोठारी जी ने कहा कि कोई बैन है ट्रेडिंग पे, मेरी लगभग हफ्ते में 2-3 मीटिंग वेल्थ मैनेजर से होती है, जो मुझे कहते हैं कि देखिए हम तो अपने क्लाइंट्स के लिए क्रिप्टो करेंसी का कारोबार कर नहीं सकते क्योंकि हमें लाइसेंस नहीं है, जिस तरह कोठारी जी ने कहा, मगर हमारे क्लाइंट चाहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी करें, तो क्या आप हमारे साथ उनको सलाह दे सकते हैं? मतलब इस वीकेंड को, यानी कल और परसों भी मेरी ऐसी मीटिंग्स है, जो इंडिया के टॉप वेल्थ मैनेजर्स हैं, वो चाहते हैं कि मैं उनके कस्टमर से बात करूं क्योंकि वो खुद इस बिजनेस में नहीं आ सकते। आज से 3 साल पहले जब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस, फंड्स जो होते थे, जो मतलब प्रोप्राइटरी फंड्स, नॉट के सेबी लाइसेंस्ड फंड्स, वो कहते थे हमें क्रिप्टो करेंसी समझ नहीं आती इसलिए हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आज थोड़ा वातावरण बदल गया है, कुछ लोग ऐसा कहने लगे कि हमें क्रिप्टो करेंसी समझ नहीं आती इसलिए आप हमें बताओ कि कब खरीदें। तो जो गौरव ने बात कही SIP की, यानी कि जो हाईली वॉलेटाइल एसेट होता है उसमें आप कोई डेली, वीकली, मंथली एवरेजिंग स्ट्रेटेजी डालें। ये बात रवि जी ने कही कि ये एसेट क्लास बहुत वॉलेटाइल है, मगर ये लॉन्ग टर्म में वॉलेटाइल नहीं है, इसका डे टू डे, वीक टू वीक वॉलेटिलिटी है। अगर आप इसका एक लॉन्ग टर्म जैसे 200 डे मूविंग एवरेज या ऐसा कोई लंबा कर्व बनाए तो ये काफी स्मूथ कर्व है। इसलिए जो लोग डे टू डे वॉलेटिलिटी को हैंडल नहीं कर सकते, उन्हें रिस्क उनके अगेंस्ट जाता है, उनको डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मगर हाँ, रेगुलेटरी क्लैरिटी की जहां तक बात है, जो लोकसभा का सेशन कंप्लीट हुआ है, इसमें क्रिप्टो करेंसी के बैनिंग
के प्रति एक बिल इंट्रोड्यूस होना था। ये एजेंडा आइटम में लिखा था लेकिन डिस्कशन में आया नहीं। अब खबर ये आई है बहुत निर्मला सीतारमण जी से और अनुराग ठाकुर जी से कि वो लोग एक और समिति का यानी कि भारत की तीसरी समिति का गठन शायद करने जा रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं जो पिछली समिति ने किया था वो इस समय आउटडेटेड हो गया है। वेल एब्सोल्युटली, यहाँ पर काफी चीजें हैं बात करने के लिए और क्लियरली हमने यहाँ पर इवोल्यूशन जरूर आते हुए देखा है। जो पहले सोच थी और पहले होल्डिंग्स थी और इस वक्त जो यहाँ पर नंबर्स है भारतीय बाजारों में जो क्रिप्टो करेंसीज होल्ड करते हैं या ट्रेड करते हैं वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि पैसा वहां मूव करता है जहां पर वो बन सकता है। लेकिन ऑफकोर्स इसके आसपास भी किस तरह का रिस्क रिवॉर्ड है, कहां पर आपको पैसा डालना चाहिए, इस छोटे से ब्रेक के बाद हम यही डिस्कस करेंगे।